नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। महाराष्ट्र में सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे विधान परिषद चुनाव में महायुति की जीत हुई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की जीत इसमें बड़ी हुई है। 11 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सभी 9 उम्मीदवार जीत गए हैं, जबकि 2 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिली हैं। एनसीपी शरद पवार के समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को हार का सामना करना पड़ा है। कम वोट होने के बावजूद अजित पवार अपने दोनों उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रहे, यानी चाचा पर भतीजे का दांव भारी पड़ा। और आइए सुनते हैं कि जीत के बाद अजित पवार ने क्या कहा। 5 विधायकों ने हमें सपोर्ट किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं और सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। चुनाव जब रहता है तो एलिगेशन होते हैं, एलिगेशन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता। अपना काम करने का, विकास करने का और विकास के रास्ते से आगे जाने का। सभी विधायकों को साथ में रखना है सबसे बड़ा चुनौती। नहीं रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं। ये पहला चुनाव नहीं। आप देखो, 2 साल पहले जो चुनाव था तब हम सब एक थे, पूरी राष्ट्रवादी एक थी, तब भी हम ट्राइडन में रुके थे। आपको पता है क्या? इसी पर चर्चा करने के लिए विधान भवन मुंबई से हमारे साथ जोड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, कल आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि विधायकों के जहां तक नंबर का सवाल है, अजित पाटिल के पास नंबर्स कम थे, इसके बावजूद उनके दोनों उम्मीदवार जीत गए। क्या यह माना जाए कि बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग भी हुई है, और अगर हाँ तो किस पार्टी से यह क्रॉस वोटिंग हुई है? देखिए अखिलेश जी, बिना क्रॉस वोटिंग से ये संभव नहीं था, ये नतीजा नहीं आता। 9 के 9 महायुति की जीत गई हैं सीटें, उम्मीदवार जीत गए, और महाविकास आघाड़ी के 3 में से 2 जीत गए और एक ऐसे जीत गए जो कि आखिरी में समय में जिन्हें खड़ा किया गया, मिलिंद नार्वेकर, और वो असली खिलाड़ी दरअसल वही साबित हुए और वो पहले नंबर के प्रेफरेंस वोटों से ही जीते हैं। ये बड़ी बात है। तो स्वाभाविक तौर पर जो जानकारी उभर कर आ रही है अंदर से कि क्रॉस वोटिंग में हुई है, वो कांग्रेस के अंदर ही हुई है, और इसका नतीजा एक देख रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के जो वोटर्स थे वो या तो फिर जयंत पाटिल को वोट करते या फिर वोट करते वो मिलिंद नार्वेकर को। तो उन्होंने मिलिंद नार्वेकर को वोट किया है, और नतीजा ये है कि हम देख रहे हैं कि जयंत पाटिल हार गए हैं। और इसका परिणाम जो है, एक तरफ अजित पवार के दोनों जो लग रहा था कि शिवाजी गर्जे जो उनके उम्मीदवार हैं, वो शायद जब मिलिंद नार्वेकर को खड़ा किया गया है तो उनकी गणित गड़बड़ा सकती है जीत, लेकिन वो जीत गए, जिसका आभार उन्होंने व्यक्त किया कि 5 दूसरे एमएलए ने जो सपोर्ट किया है उसके लिए अजित पवार ने धन्यवाद दिया। दरअसल उनको इस तरह की एक जीत की बहुत आवश्यकता थी। लोकसभा में जिस तरह से चुनाव परिणाम आया था और अजित पवार के सिर्फ एक एमपी सीट आई थी, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि उनके पार्टी के जो विधायक हैं वो पाला बदल सकते हैं, और बार बार एनसीपी शरद पवार के नेताओं की तरफ से ऐसा इशारा भी किया जा रहा था कि कुछ लोग उनके संपर्क में हैं। लेकिन आज वो दिख गया कि अजित पवार से एक भी उनका विधायक उनसे अलग नहीं हुआ, क्रॉस वोटिंग नहीं की, यानी कि सब इंटैक्ट बने हुए हैं। उल्टे इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं शरद पवार की एक तरह से हम कह सकते हैं कि नैतिक हार हुई, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी से भले नहीं दिया, लेकिन जयंत पाटिल जो हारे हैं वो शरद पवार के ही समर्थन पे खड़े किए गए थे शेकाप की तरफ से, और वही हार गए। यानी महायुति की बात करें तो महायुति को जिस तरह से झटका लगा था लोकसभा चुनाव में शरद पवार की सक्रियता से, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने का काम यहाँ पर इस विधान परिषद चुनाव के जरिए कहीं यहाँ पर की गई है, ये दिखाई पड़ रही है। और इसमें सबसे बड़ा कोई बड़ा चेहरा या सबसे जो गणितज्ञ कोई निकल कर आता है विधान परिषद चुनाव में, खासकर देखें तो वो देवेंद्र फडणवीस हैं, उप मुख्यमंत्री, जो कि मैजिक पैटर्न जो अंक होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना, ये जो पैटर्न जो बनाते हैं वो गणित बनाते हैं देवेंद्र फडणवीस। पिछली बार साल 2022 में भी यही, 22 में भी उन्होंने यही खेल पैटर्न बनाया था, और जैसे नतीजा था कि तब भी कांग्रेस में ही एक उम्मीदवार हार गया था। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि उनकी इसी पैटर्न की वजह से जो है कि शरद पवार के समर्थन वाला उम्मीदवार जयंत पाटिल, जो कि 5 बार विधायक रह चुके हैं और हैं, वो तक इस बार हार गए, यानी उनको मुंह की खानी पड़ी है। और मिलिंद नार्वेकर, जिनके पास भी वोट कम थे, लेकिन वो जीत गए। और ख़ास बात ये थी कि पहले ही हम बता रहे थे कि वो एक खिलाड़ी साबित हुए हैं, क्योंकि उनके संबंध जो है वो उद्धव ठाकरे के पीए तो रह ही चुके हैं, उनके खास तो रही हैं, उनके संबंध देवेंद्र फडणवीस से भी अच्छे रहे हैं, एकनाथ शिंदे से भी अच्छे रहे, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उन्हें यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ा है। शुक्रिया आपका सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए।
वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। 15 जुलाई को मुंबई में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें केंद्रीय प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन होगा। प्रचार के मुद्दे, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक महायुति गठबंधन में अभी सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू नहीं हुई है। सूत्रों का दावा है कि सीटों के बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मिलजुल कर मामला सुलझा लिया जाएगा। और शराब घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी या अवैध, इसका फैसला अब संविधान पीठ करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का फैसला आने तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत भी दे दी। हालांकि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि 26 जून को सीबीआई भी उन्हें शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बताया है और कहा है कि केजरीवाल को जेल में रखने की बीजेपी की साजिश को हर कोर्ट ने गलत साबित किया। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को यह मामला भेजकर इस बात पर मुहर लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। बांसुरी स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी पे बस एक ही मुहावरा लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से पुनः आग्रह और अनुरोध कर रही हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का इशारा आया है, उसको निर्देश मानकर नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो आपको बता दें कि केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है, जिसका हवाला बांसुरी स्वराज दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसा पद जो महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। हम कोई निर्देश नहीं देते, क्योंकि हमें संदेह है कि क्या कोई अदालत किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने या मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में काम नहीं करने का निर्देश दे सकती है। हम इस बारे में निर्णय लेने का फैसला अरविंद केजरीवाल पर ही छोड़ते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है इस मांग पर कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय महावर जी हैं, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, और साथ ही डॉक्टर पीयूष जोशी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अजय महावर जी, आपसे शुरुआत करूंगा। जो बात बांसुरी जी कह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुप्पी साधे रखे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि हम ये नहीं कहेंगे कि वो इस्तीफा दे दें या ना दें, ये फैसला वो उन्हीं के ऊपर छोड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकती किसी को कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। देखिए, अरविंद केजरीवाल की मॉरल अथॉरिटी तो जीरो हो चुकी है, और जब वो खुद चिल्ला करके जंतर मंतर पर और अन्य सभाओं में कहते थे, शरद पवार जी से लेकर सोनिया गांधी, शीला दीक्षित, सुरेश कलवाड़ी, एक लंबी फहरिस्त है। जब वो कहते थे इनको अंदर डालो, जेल में डालो, इंट्रोगेशन करो, और आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए जब तक कि वो बरी नहीं हो जाए। हमने तो ये मॉरल अथॉरिटी कायम रखी थी। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का उदाहरण आपके सामने है, मदन लाल खुराना जी का उदाहरण सामने है, जिन्होंने आरोप लगते ही जब तक पाप साफ नहीं हुए तब तक राजनीति में अपने उस पद को ग्रहण नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस वक्त पूरी दिल्ली को बंधक बनाकर रखते हैं और जेल से एक गैंग की तरह सरकार चला रहे हैं। शराब माफियाओं का, भ्रष्टाचारियों का गैंग तिहाड़ जेल में इकट्ठा हो गया है और गैंग की तरीके से ही वो सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत परेशान है।
बिजली है, पानी है, उनके प्रदूषण है, यमुना जी की सफाई है, किसी भी प्रकार की उनको सुविधा दिल्ली को इस वक्त नहीं मिल रही है। पॉलिसी पैरालाइज जिसका जिक्र माथुर ने भी किया था, संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। अभी भी जो एंट्रिम बेल मिली है उसको सत्यमेव जयते का नाम दे रहे हैं। अरे भाई, एंट्रिम बेल मिली है, आप दोष मुक्त नहीं हुए हो अभी। जी आपको अभी जब तक बड़ी बेंच फैसला नहीं सुनाती, अच्छा इससे पहले भी आपको एंट्री बेल मिली थी तो आप प्रचार करके आपको वापस जाना पड़ा। वैसे ही बड़ी बेंच के वर्डिक्ट तक एक अंतरिम राहत जी मिली है, उसमें आप जो इतनी जीत बताने का काम कर रहे हो, उसको ये बताने का ठीक है काम कर रहे हो कि ईडी के साक्ष्य मजबूत नहीं है या हम दोषी करार नहीं है, हमको दोष से बरी कर दिया गया है, ये टोटली ठीक झूठ है फैलाने का जी काम आम आदमी पार्टी कर रही है, जो कि उसको जनता सब समझ रही है। ठीक है। डॉक्टर जोशी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। जाहिर सी बात है कि देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल में हों और इस्तीफा ना दें। हमने देखा हेमंत सोरेन, चाहे उनको अब जमानत मिल गई, दोबारा वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जब आरोप लगे, जब गिरफ्तारी हुई, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो एक नैतिकता का भी तकाजा होता है कि आप जेल में रहकर सरकार कैसे चला सकते हैं। देखिए अखिलेश जी, जो बात बिल्कुल ठीक से कही गई कि भाई नैतिकता का तकाजा होता है और इसके मॉरल पैरामीटर्स होते हैं कि भाई ये आप नैतिक रूप से कितने सही हैं यदि आप सरकार चला रहे हैं। पर एक पूरा का पूरा आप बीजेपी का जो एक दुष्चक्र है जिसमें कि विपक्षी नेताओं को फंसाने की कोशिश की गई है, वो देखेंगे तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। 2015 से लेके 2024 अभी चल रहा है, पिछले 9 साल के अंदर आम आदमी पार्टी के अधिकतर विधायकों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए, उनको अलग अलग मामलों के अंदर फंसाया गया, उनमें से कई को जेल में डाला गया और उसमें जो अधिकांश विधायक हैं वो बाद में न्यायालय से बरी होकर वापस आ गए। उसके बाद में जो टॉप लीडरशिप है उसके पीछे पड़े हैं आप। अब टॉप लीडरशिप के पीछे आप जब पड़े, आपने सबको जेल में डाल दिया। पैसे की बरामदगी की हालत यह है कि अभी तक जो एएसजी राजू है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई जो मनी ट्रेल है वो कितने करोड़ का है। कभी बोलते हैं 338 करोड़ का है, कभी बोलते हैं 130 करोड़ का है, कभी बोलते हैं कि हवाला के थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ, कभी बोलते हैं गोवा चुनाव में गया, खत्म हो गया पैसा। पैसे की हम देखते हैं नॉर्मली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक प्रोफेशनल संस्था है, वो जिस तरीके से काम करती कहीं जाती है तो कहीं ना कहीं कोई तो मनी ट्रेल कहीं तो स्टॉप होता होगा। किसी ठेकेदार को पैसे दिए होंगे गोवा चुनाव में, उस ठेकेदार को कितने का पेमेंट किया, उस प्रत्याशी को कितने का पेमेंट किया, मनी ट्रेल स्टॉप हो तो आप रिकवर तो करें ना पैसा। इसलिए लेकिन ईडी तो केजरीवाल जी को चार्जशीट मुझे दायर लगता है, कर चुकी है। आपने देखा डॉक्टर देखिए, जोशी की ईडी की चार्जशीट बिल्कुल आ ठीक चुकी बात है है। और अभी तक अदालत की ओर से अंतरिम जमानत ही है, ये सशर्त जमानत ही मिली है उनको, कंडीशनल बेल आपकी मिली बात है। बिल्कुल, आपकी बात पूरी तरीके से सही है कि अंतरिम जमानत मिली है और इसको थोड़ा सा यदि सत्यमेव जयते बोल रहे हैं तो ये उनके अपने अंदर का मानना हो सकता है, पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये जल्दबाजी होगी इतना कहना। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को जो मांग करना चाहिए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करना चाहिए कि 6 महीने से साल भर के अंदर इस मामले का फैसला किया जाए, जिससे कि दिल्ली की जनता को भी समझ में आए कि भाई हमारा नेता भ्रष्ट है कि हमारा नेता ईमानदार है। पर क्या क्योंकि तब जिस तक वो तरीके से देख मुख्यमंत्री रहे हैं, बने रहेंगे? मान लीजिए 6 महीना 1 साल आप जो बोल रहे हैं उसमें निपटारा हो, तो क्या तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए इतना अखिलेश जी, इतना सीधा केस तो है नहीं, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास में नहीं जाता है ना, संविधानिक बेंच के पास में जा रहा है। यदि पूरी की पूरी 5 जजों की बेंच के पास में जा रहा है तो इतना सीधा केस तो नहीं जितना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोल रही है। जो बातें बीच बीच में हमने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी देखी है, सब चीज देखी है, और उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे एविडेंस, और अभी तो फैक्ट एग्जामिन होना शुरू ही नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि ईडी तो चाहेगी कि 7 साल तक केस चलता रहे। और मई का जो सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है उसमें उन्होंने बोला है कि भाई कानूनी तौर पे कोई बाध्यता नहीं है कि केजरीवाल जी पद त्यागें, क्योंकि दोषी वो साबित नहीं हुए 2 साल के लिए। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी, क्योंकि वो रोड लेस ट्रेवल लेने वाले व्यक्ति हैं, हमेशा थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से थोड़ी सी असहज भी रहती है उनके साथ में। तो वो मुझे लगता है कि वो बने रहेंगे। मुझे नहीं ठीक है लगता कि निकट भविष्य में उनके पद छोड़ने की कोई संभावना। जी। तो अजय मावर जी, आपने सुना वो कह रहे हैं कि वो तो अपने पद पर बने रहेंगे, पद छोड़ने के निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्दी सुनवाई हो ताकि जो है दूध का दूध पानी का पानी हो सके। हाँ, निश्चित रूप से इनकी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। हम भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने फोन को डिकोड करेंगे? क्या वो बताएंगे कि उन्होंने 150 से ऊपर फोन क्यों तोड़े थे? क्या उनको एप्पल को वो अलाउ करेंगे जिस कंपनी ने की उनसे परमिशन मांगी है? क्यों नहीं कर रहे? सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे एजेंसीज को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने भी और अमित शाह जी ने भी कोर्ट को फेस किया था, उन पे भी चार्जेस थे, कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया, उन्होंने ट्रायल को फेस किया और पाक साफ करके बाहर आए। जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल
कुर्सी से अभी ठीक कह रहे, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि शीश महल में रहना है, बचाना है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को और खुद को बचाना है। माफी चाहता हूं अजय जी, समय की थोड़ी कमी है, समय की कमी है। आपसे चर्चा को यहीं विराम देंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर जोशी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की अखिल भारतीय बैठक आज रांची में शुरू हुई। ये बैठक 14 जुलाई तक चलेगी। बैठक में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के अलावा सभी सहकार्यवाह प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक भी शामिल हुए। बैठक में इस साल हुए संघ शिक्षा वर्गों और कार्यकर्ता विकास वर्गों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही संघ शताब्दी कार्य विस्तार योजना की अब तक की प्रगति और सामाजिक परिवर्तन के 5 विषयों के अनुभवों का आदान प्रदान भी होगा। देश के मौजूदा हालात पर भी चर्चा होगी।